नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस विषय वस्तु के अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक होता है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो उस दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है और जाना है, समझने की कोशिश की है कि दैनिक जीवन में यानी विज्ञान यानी कि हमारे जो डेली लाइफ में साइंस है उसके अंतर्गत कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जहां से सीधे सीधे सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी पॉइंटों को हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वो सभी पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे और आपने उनको बहुत अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। आज की क्लास में हम इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। यानी कि सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आप विज्ञान शब्द को पढ़ते हैं इस शब्द की उत्पत्ति तो लैटिन शब्द से हुई है, लेकिन लैटिन के किस शब्द से हुई है ये आपसे पूछा गया है। यानी कि विज्ञान जिसको आप अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, ये एक लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो लैटिन में कौन सा शब्द है जिससे साइंस भाषा की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए कहता है साइंस, ऑप्शन बी कहता है साइंसिया, ऑप्शन सी कहता है साइंटिफिक और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन के किस शब्द से हुई है। यदि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि कंटेंट वाले पोर्शंस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि विज्ञान जो है इसको अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है और ये एक लैटिन वर्ड साइंसिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका साइंसिया। यानी कि साइंसिया एक लैटिन वर्ड है जिससे साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी कि लैटिन में इसको साइंसिया कहा जाता है, इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में इसको साइंस कहा जाता है और विज्ञान जो है हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि मधुमक्खी पालन के उत्पाद, यानी कि जब आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो इसमें उत्पाद होते हैं कौन से? ऑप्शन ए कहता है शहद, ऑप्शन बी कहता है मोम, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मधुमक्खी पालन के उत्पाद कौन से, यानी कि मधुमक्खी पालन के अंतर्गत कौन से उत्पाद बनते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे मधुमक्खी पालन के अंतर्गत उत्पाद पूछा गया है। हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को आपको पता होगा कि हम इसको एपीकल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं और एपीकल्चर के अंतर्गत जब आप मधुमक्खियों का पालन करते हैं तो उसके अंतर्गत जो आपको उत्पाद मिलते हैं वो शहद के रूप में भी मिलते हैं और मोम के रूप में भी मिलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ए और बी दोनों। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब आप मधुमक्खी का पालन करते हैं तो आपको शहद भी मिलता है और साथ के साथ मोम भी मिलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ए और बी दोनों। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए आइंस्टीन साहब जो है इनके अनुसार हम विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि विज्ञान को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करके, ऑप्शन बी कहता है शीतल वातावरण में विज्ञान पर चर्चा करके, ऑप्शन सी कहता है गर्म वातावरण में विज्ञान पर गोष्ठी से और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि आइंस्टीन साहब ने जो विज्ञान को परिभाषित करने के लिए जिस तथ्य को प्रस्तुत किया है उसके बारे में आपको बताना है। अगर आपने फर्स्ट क्लास देखी होंगी दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि आइंस्टीन साहब ने विज्ञान को किस तरीके से परिभाषित करने की बात की है और विज्ञान विषय वस्तु क्या है, विज्ञान के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो आइंस्टीन साहब ने जो विज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश की है उनका मानना यह है कि जब आप तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित
निर्मित करते हैं तो इसका मतलब आप विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए कि आइंस्टीन के अनुसार विज्ञान तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करके ही बनते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि अपमार्जक रासायनिक रूप से बने होते हैं। देखिए जो अपमार्जक होते हैं आपके, यानी कि जो दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हमने साबुन एवं अपमार्जक के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अपमार्जक जो है वो रासायनिक रूप से बने होते हैं, यानी किस चीज़ के बने होते हैं। ऑप्शन ए कहता है कार्बन एवं सल्फर से, ऑप्शन बी कहता है कार्बन एवं सोडियम धातु से, ऑप्शन सी कहता है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से, और ऑप्शन डी कहता है सल्फर एवं सोडियम से। तो आपको बताना है कि जो अपमार्जक होता है वो रासायनिक रूप से किस चीज़ के बने होते हैं। तो देखिए कार्बन और सल्फर से तो नहीं बनता, ना ही कार्बन और सोडियम धातु से बनता है, और ना ही सल्फर एवं सोडियम से बनता है, क्योंकि हमने अपमार्जक के अंतर्गत पढ़ा है कि जो अपमार्जक होते हैं आपके वो हाइड्रोकार्बनों की H2SO4 के साथ रिएक्शंस करके अपमार्जक का निर्माण किया जाता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तभी आपके अपमार्जक का निर्माण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपका पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अपमार्जक बने होते हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन प्लस H2SO4 के संयोग से बने होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि पारदर्शी साबुन को किसके साथ गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है। देखिए जो पारदर्शी साबुन होता है, यानी कि जिसको हम ट्रांसपेरेंट सोप कहते हैं, यानी कि जो पारदर्शी साबुन होते हैं जो आपको आर पार दिखाई देते हैं, इसको किसके साथ गर्म करके, यानी कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसके साथ गर्म करके आप उसको वाष्पीकृत करते हैं। ऑप्शन ए कहता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी कहता है एल्कोहल, ऑप्शन सी कहता है जल, और ऑप्शन डी कहता है एसीटोन। तो आपको बताना है कि जो पारदर्शी साबुन होते हैं उनको हम किसके साथ गर्म करके वाष्पीकृत करते हैं जिससे पारदर्शी साबुन का निर्माण होता है। तो जब हम साबुन टॉपिक को पढ़ रहे थे तो इसके अंतर्गत मैंने साबुन नहाने के 5 प्रकार बताए थे, जिसमें प्रसाधन साबुन, पारदर्शी साबुन, फ्लोटिंग साबुन और औषधीय साबुन एवं दाढ़ी बनाने वाले साबुनों पर हमने बातचीत की थी। तो इस दौरान जब हम पारदर्शी साबुन पढ़ रहे थे तो साबुन प्लस अल्कोहल को मिलाकर हम उसको गर्म करते हैं, उसको वाष्पीकृत कराते हैं, तो इससे जो साबुन का निर्माण होता है उसे हम पारदर्शी साबुन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था पियर्स, तो इस प्रकार के साबुन आप पारदर्शी साबुन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये जो पारदर्शी साबुन होते हैं इसको साबुन और अल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है, जिसको गर्म करके वाष्पीकृत करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि कठोर जल में उपस्थित नहीं होता। देखिए जो कठोर जल होता है, यानी कि जो आपका कठोर जल होता है उसमें उपस्थित नहीं होता, यानी कि कौन सी चीज़ें उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन ए कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कहता है सोडियम सल्फेट और ऑप्शन डी कहता है कैल्शियम सल्फेट। तो आपको बताना है कि जो कठोर जल होता है उसमें उपस्थित नहीं होता, क्या उपस्थित नहीं होते। तो देखिए कठोर जल में हम पढ़ते हैं कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम और कार्बोनेट उपस्थित है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी उपस्थित होते हैं, सोडियम सल्फेट ये कहीं पर उपस्थित नहीं होते, और कैल्शियम सल्फेट हम पढ़ते हैं कि जो कठोर जल होते हैं उसमें सी यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि कठोर जल में उपस्थित नहीं होता है। देखिए नहीं होता है तो 3 चीज़ें तो होते हैं इसमें उपस्थित, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है और कैल्शियम सल्फेट भी होते हैं, बट होते नहीं है सोडियम सल्फेट, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हुए होते हैं कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के रूप में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी कि कठोर जल में उपस्थित नहीं होता सोडियम सल्फेट। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि TNG जिसे हम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, इसका निर्माण अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था।
देखिए TNG का यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है, ये आपको पता है, लेकिन कब किया गया है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है 1867 में, ऑप्शन बी कहता है 1846 में, ऑप्शन सी कहता है 1901 में और ऑप्शन डी कहता है 1863 में। तो आपको बताना है कि जो TNG का निर्माण है वो कब किया गया था। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 1846, क्योंकि TNG का निर्माण 1846 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। TNT का निर्माण आपका किया गया 1863 में, डायनामाइट का निर्माण किया गया है 1867 में और 1901 से नोबेल प्राइज़ प्रदान किए जाते हैं। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया TNG का निर्माण अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा कब किया गया था। तो इसका निर्माण किया गया था 1846 में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि नाइट्रोजनी उर्वरक में यूरिया की मात्रा होती है। देखिए जो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं इसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है 46%, ऑप्शन बी कहता है 25%, ऑप्शन सी कहता है 26% और ऑप्शन डी कहता है 56%। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजनी उर्वरक में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको नाइट्रोजनी उर्वरक के अंतर्गत मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ाए हैं, जहां पर हमने पढ़ा कि नाइट्रोजनी उर्वरक में यूरिया भी उपस्थित होते हैं, अमोनियम सल्फेट भी उपस्थित होते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी उपस्थित होते हैं, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट भी उपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित होता है वो होता है आपका यूरिया और इसका प्रतिशत होता है 46%। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कॉन्टैक्ट लेंस आप बनाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में आप किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कहता है टेफ्लॉन का, ऑप्शन बी कहता है PVC का, ऑप्शन सी कहता है ल्यूसाइट का और ऑप्शन डी कहता है पॉलीप्रोपीन का। अगर आपने प्लास्टिक और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लास्टिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको प्लास्टिक के दोनों प्रकार बताए थे और कुछ प्रमुख प्लास्टिक और उनके उपयोगों के बारे में बताया था कि यहाँ से आपके मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवाइज किया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जो ल्यूसाइट होता है स्टूडेंट्स ये बहुलक के रूप में आपके उपस्थित होते हैं और ल्यूसाइट का जो एकलक होता है वो होता है आपका मैथिल मैथ एक्रिलेट और इसका यूज़ हम करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, ल्यूसाइट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स नॉन स्टिक बर्तन में किसकी परत चढ़ाई जाती है। देखिए नॉन स्टिक बर्तन में किसकी परत चढ़ाई जाती है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है पॉलीस्टाइरिन, ऑप्शन बी कहता है टेफलॉन, ऑप्शन सी कहता है पॉलीप्रोपीन और ऑप्शन डी कहता है ल्यूसाइट। तो आपको बताना है कि नॉन स्टिक बर्तन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, वो कौन सा प्लास्टिक है जिसकी परत आप नॉन स्टिक बर्तन में चढ़ाते हैं। तो अगर आपने टेफलॉन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो टेफलॉन एक आपका बहुलक होता है, यानी पॉलीमर होता है और टेफलॉन जिस एकलक से बना होता है उसका नाम टेट्राक्लोरोएथिन होता है और टेट्राक्लोरोएथिन का प्रयोग हम नॉन स्टिक बर्तन में टेफलॉन की परत के रूप में करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नॉन स्टिक बर्तन में किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो नॉन स्टिक बर्तन में जिसकी परत चढ़ाई जाती है उसको हम टेफलॉन कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि पराबैंगनी लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो पराबैंगनी लेंस होता है इसको बनाने में जब आप इसको बनाते हैं तो कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया, यानी कि कांच से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए कहता है क्वार्ट्ज कांच, ऑप्शन बी कहता है सिलिका कांच, ऑप्शन सी कहता है पायरेक्स कांच और ऑप्शन डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो
तो आपको बताना है कि जब आप पराबैंगनी लेंस बनाते हैं तो उसके लिए कौन से कांच का यूज़ करते हैं। तो आप जब पराबैंगनी लेंस बनाते हैं तो उसमें जो यूज़फुल कांच होते हैं उसको हम क्वार्ट्ज कांच भी कहते हैं और उसी को ही हम सिलिका कांच भी कहते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी कि ए और बी दोनों। यानी पराबैंगनी लेंस बनाने के लिए हम जिस कांच का प्रयोग करते हैं उस कांच को हम क्वार्ट्ज एवं सिलिका कांच कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए भी क्वार्ट्ज कांच है और ऑप्शन बी आपका सिलिका कांच है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। देखिए जो आपका सीमेंट होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए कहता है सिलिका, ऑप्शन बी कहता है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कहता है एल्यूमिना और ऑप्शन डी कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको बताना है कि सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या। तो आपको पता होगा कि जब हम सीमेंट को डिटेल में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सीमेंट के बारे में बताया था कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में 50 से 60% जो उपस्थित होता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में जिस तत्व की उपस्थिति होती है वो होती है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की। अगर हम बात करें तो सीमेंट के घटक के रूप में इसमें सिलिका होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं और आपके जिप्सम होते हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड आपके 50 से 60% होते हैं और इसके बाद होती है आपकी सिलिका जो 25 से 30% है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा, तो सर्वाधिक मात्रा है 50 से 60% कैल्शियम ऑक्साइड की, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक बहुत ही आसानी से पहुँच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि झींगा मछली उत्पादन को कहते हैं। देखिए जो झींगा मछली उत्पादन है उसको क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए ये, क्योंकि आप इनके बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ऑप्शन ए कहता है लाल क्रांति, ऑप्शन बी कहता है गुलाबी क्रांति, ऑप्शन सी कहता है पीली क्रांति और ऑप्शन डी कहता है श्वेत क्रांति। तो आपको बताना है कि झींगा मछली उत्पादन को क्या कहते हैं। देखिए लाल क्रांति जो है वो टमाटर उत्पादन एवं मांस उत्पादन से है, इसलिए ये नहीं हो सकता। पीली क्रांति जो है वो आपके तिलहन उत्पादन से है यानी कि सरसों, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और श्वेत क्रांति होता है आपका दुग्ध उत्पादन से, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा हुआ ऑप्शन आपका गुलाबी क्रांति, और इसको आप पढ़ कर आए हैं कि गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि झींगा मछली उत्पादन को हम गुलाबी क्रांति भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि प्रकाशीय उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए जो प्रकाशीय उपकरण होते हैं यानी कि जो प्रकाशीय उपकरण आप यूज़ करते हैं इसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है क्रूक्स कांच, ऑप्शन बी कहता है फोटोक्रोमेटिक कांच, ऑप्शन सी कहता है फ्लिंट कांच और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रकाशीय उपकरण बनाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उस कांच का नाम आपको बताना है। तो कांच के अंतर्गत भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कांच किस किस से मिलकर बना होता है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था, और कांच से संबंधित कुछ कांच के महत्वपूर्ण प्रकार और उनके उपयोगों के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि उन सभी पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा, तो इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक आप बहुत ही आसानी से पहुँच पाए होंगे। क्योंकि प्रकाशीय उपकरण बनाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो है आपका फ्लिंट कांच, यानी फ्लिंट कांच का प्रयोग हम प्रकाशीय उपकरणों को बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपका क्रूक्स कांच है इसका उपयोग हम नेत्र में विभिन्न दोषों और लेंस आदि बनाने में क्रूक्स कांच का उपयोग करते हैं, इसलिए ये नहीं हो सकता। फोटोक्रोमेटिक कांच का यूज़ हम धूप के चश्मे बनाने के लिए करते हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी आपका कहता है इनमें से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्रकाशीय उपकरण बनाने के लिए हम फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट 1 का आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से संबंधित क्रांति है। यानी कि देखिए भारतीय जो कृषक होते हैं यानी कि जो इंडियन फार्मर है उनकी 2020 तक आमदनी, यानी आमदनी का मतलब इनकम है, उसको दोगुना करने से संबंधित एक क्रांति है, उसका नाम आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है हरित क्रांति,
ऑप्शन बी कहता है कृष्ण क्रांति, ऑप्शन सी कहता है खाद्य श्रृंखला क्रांति और ऑप्शन डी कहता है इंद्रधनुष क्रांति। तो आपको बताना है कि भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना यानी डबल करने के लिए किस क्रांति को लागू किया गया, ये आपको बताना है। तो उस क्रांति का नाम है स्टूडेंट्स खाद्य श्रृंखला क्रांति, क्योंकि खाद्य श्रृंखला क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जो भारतीय कृषकों की इनकम को 2020 तक डबल करने से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हरित क्रांति का संबंध होता है आपके खाद्यान्न उत्पादन से, कृष्ण क्रांति का संबंध होता है आपके बायोडीजल उत्पादन से और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध उन सभी क्रांतियों से है जो भी क्रांतियां लागू की गई उन सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति। इसलिए ये भी नहीं हो सकता और ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी है खाद्य श्रृंखला क्रांति, जो भारतीय कृषकों की इनकम को 2020 तक डबल करने से संबंधित है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुँच पाए होंगे अगर आपने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया है और कोई भी क्वेश्चंस आपसे गलत हुए हैं तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट को लगाइए ताकि आपको रियलाइज़ हो पाए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में किस तरीके से आपको कंटेंट को कवर करना होता है और उनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं उन सभी बातों को आप इजीली समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।